हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है प्लानिंग इन इंडिया। और इसमें आज हम करेंगे मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इंडिया के लिए प्लानिंग क्या थी? इंडिया के लिए प्लानिंग एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें जो इंडिया की एस्पायरेशंस थी, इंडिया के फ्यूचर के बहुत सारे ड्रीम्स थे। अब हम सबको पता है कि जो फ्यूचर इंडिया है, फ्यूचर इंडिया की फाउंडेशन एक दिन में रखना पॉसिबल नहीं था। ऐसे तो था नहीं कि हम एक दिन में ही एक फ्यूचर इंडिया बना लेंगे जिसमें एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए चाहिए था टाइम। थोड़ा बहुत टाइम नहीं, बहुत सालों ही लग जाते हैं किसी भी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। तो उस टाइम पे इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं था। तो फ्यूचर इंडिया की जो फाउंडेशन थी वो एक दिन में रखना पॉसिबल नहीं था। अब फ्यूचर इंडिया के बहुत सारे ड्रीम्स थे, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था जिसके लिए हमें पहले तो अब फ्यूचर इंडिया के बारे में प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए था फ्रीडम। तो फ्रीडम के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत लंबा जो स्ट्रगल किया और फाइनली फ्रीडम स्ट्रगल सक्सेसफुल होने के बाद हमें आज़ादी मिली, हमें फ्रीडम मिली। और उसके बाद फिर हमने अपने इंडिया के लिए प्लानिंग करनी शुरू करी थी। और ये वाले जो गोल्स थे, जो एस्पायरेशंस थी हमारे इंडिया वालों की, तो इसके लिए हमने एक बनाई थी नेशनल प्लानिंग कमेटी। और नेशनल प्लानिंग कमेटी में कुछ रिपोर्ट्स तैयार करी गई और उसके बाद फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट्स थी इनको इंपॉर्टेंस दी गई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली जो आर्टिकल्स थे उनको उनके बारे में डिस्कशन हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उस टाइम पे इन्होंने जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट्स थी उसको भी ध्यान में रखा, उस पर भी डिस्कशन करी। और फाइनली जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी उनको इंपॉर्टेंस दी, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला। जो इनको इंपॉर्टेंट चीजें लगी थी उन चीजों को इन्होंने फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला था। तो जैसे जैसे हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे जो हमारे जो लीडर थे, हमारे पॉलिटिशियंस थे इंडिया के, वो भी हमारे इंडिया के लिए काम कर रहे थे। तो इंडिया के लिए, फ्यूचर इंडिया के बारे में सोच रहे थे कि हमारा फ्यूचर इंडिया कैसा होगा। तो उस टाइम पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इन्होंने बहुत सारी चीजें सोवियत यूनियन से ली थी। उस टाइम पे जो फ्रेंच का तरीका था प्लानिंग करने का, उससे काफी इंस्पायर हुए थे हमारे इंडिया वाले। तो उससे भी इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। और जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी इसके भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इंडिया की प्लानिंग में इन्होंने इनकॉर्पोरेट करे थे। अब जो प्लानिंग का प्रोसेस था, हमारे इंडिया में जो प्लानिंग का प्रोसेस था उसमें हमने बहुत सारी चीजें डाली। हमने बहुत सारे, हमारी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसकी एस्पायरेशंस भी थी। हमने जो प्लानिंग का प्रोसेस था उसमें हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचा कि आने वाली जनरेशंस भी हमारी जो है आगे बढ़ सके। तो उस अकॉर्डिंग हमने अपना प्लानिंग का प्रोसेस उस टाइम पे शुरू करा था। और इस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंटायर सिचुएशन को रिव्यू करा। उस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन थी उसको देखा, उसको रिव्यू करा। इंडिया की जो सोशल फिलॉसफी थी ओवर द डिकेड, जो इंडिया की सोशल फिलॉसफी थी उस पर स्टडी किया कि इंडिया में जो काम करने का तरीका है, जो पैटर्न है वो क्या है, उस पैटर्न को स्टडी करा। फिर उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने कंक्लूजन निकाले कि आने वाले टाइम में इंडिया में जो प्लानिंग का प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, जो पैटर्न है प्लानिंग का वो आगे क्या होगा। तो उस अकॉर्डिंग फिर हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने कंस्ट्रक्टिव चैनल्स बनाए। और इंडिया में फिर इन्होंने लार्ज स्केल पे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी, मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की भी उस टाइम पे इन्होंने बात करी थी। और साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का उसको भी हम जल्द ही उसको हम थोड़ा ऊपर उठाएंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको थोड़ा हम इम्प्रूव करेंगे। और सोशल जस्टिस की भी उस टाइम पे इन्होंने बात करी थी। तो ओवरऑल ये क्या बात कर रहे थे उस टाइम पे, ओवरऑल ये बात कर रहे थे एक वेलफेयर स्टेट की, इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। तो इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इन्होंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस पर इन्होंने डाले थे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें इन्होंने हमारे इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डायरेक्शंस दी थी कि कैसे हम अपने इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 और इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिए थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जो इंक्लूडेड
है कौन कौन से। फर्स्ट था इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है ये हमारा एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट मीन्स के इस पे यूनियन गवर्नमेंट भी, जो सेंटर की सरकार है वो भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो उस टाइम पे इन्होंने लिस्ट बनाई थी, एक तो यूनियन लिस्ट थी जिसको स्टेट लिस्ट भी बोलते हैं, और एक स्टेट लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट थी जिसको सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं, एक स्टेट लिस्ट थी और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट दी थी। अब जो यूनियन लिस्ट थी उस पे तो सेंटर की सरकार लॉ बनाएगी, जो स्टेट लिस्ट है उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो उस अकॉर्डिंग फिर इन्होंने तीनों लिस्ट में प्रोविजंस डाल दिया, और उसके बाद फिर जो ये प्रोविजंस थे स्टेट लिस्ट के जो थे वो कॉन्करेंट लिस्ट में शफल होते रहे। कुछ जो सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट के उनको स्टेट लिस्ट से निकाल के इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट थे जो इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के उनको स्टेट लिस्ट में डाल दिया। तो ऐसे जो सब्जेक्ट थे वो बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम ये चेंज करते रहे। तो धीरे धीरे अब जैसे इनको लगता था कि कोई सब्जेक्ट जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको ये स्टेट लिस्ट में भी डाल देते थे, स्टेट लिस्ट वाले कॉन्करेंट लिस्ट में भी डाल देते थे। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट होते थे, कॉन्करेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे अगर स्टेट को लगता था कि ये स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उस पर स्टेट भी लॉ बना लेती थी। अगर सेंटर को लगता था कि सेंटर के लिए ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना लेती थी। लेकिन जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर की गवर्नमेंट ही लॉ बना, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वही लॉ बनाती थी स्टेट लिस्ट पे, राइट। तो उसके बाद फिर सेकंड इन्होंने फीचर क्या देखा, सेकंड इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने वो प्रोविजंस भी डाले जिसमें कि कॉपरेशन को प्रमोट किया जा सके। कॉपरेशन को प्रमोट करना मतलब कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो कॉपरेशन है वो बनी रहे। सो ऐसा ना हो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग काम करने लगे। तो इसलिए इन्होंने फिर उससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले सो दैट की रिजिडिटी ना आए। रिजिडिटी को अवॉइड करने के लिए इन्होंने फिर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि स्टेट के पास भी पावर है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है और जो सेंटर है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है। अगर सेंटर को लगता है कि स्टेट को सेंटर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए तो उस पर भी सेंटर लॉ बनाती है। अगर स्टेट को लगता है कि नहीं स्टेट अपने हिसाब से चलेगी तो स्टेट अपने हिसाब से भी काम करती है। मतलब कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। इसके अलावा जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इन्होंने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी इनकॉर्पोरेट करे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओवरऑल अगर हम बात करें प्लानिंग की और उसके ऑब्जेक्टिव्स की कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो क्या था, वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कहीं फ्यूचर में यूनियन और स्टेट के बीच में कोई टसल ना आ जाए, यूनियन और स्टेट के बीच में किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसीलिए ये फिर टाइम टू टाइम आगे रिफॉर्म्स करते रहे। जो यूनियन था वो भी अपना रिफॉर्म्स करता रहा और स्टेट में भी जहां जहां पे इनको जरूरी लगा ये रिफॉर्म्स करते रहे। फिर फाइनली 1990s में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए थे जिनको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इससे फिर जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, राइट। फिर इंडिपेंडेंस के बाद मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। तो जो प्लानिंग कमीशन था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में भी प्लानिंग कमीशन को ऐड किया गया। उसमें कुछ सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड करे गए। तो जो फंडामेंटल राइट्स थे या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सिटीजन्स को क्या अश्योर दिलवाते थे, वो सिटीजन्स को अश्योरेंस देते थे एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, सबको जीने का अधिकार है, सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर, जस्टिस एंड इक्वालिटी की उनमें बात करी गई थी। अब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के थे प्लानिंग के वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाले हुए थे, उसमें उसका प्रोविजंस डाला हुआ था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, तो उसके बाद 51 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 56 तक था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर पे इंफेसाइज करा गया और उसमें बात की गई थी पॉवर्टी इरेडिकेशन की, इनकम में जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करने की बात करी गई थी। फिर उसके बाद फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया। सेकंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने फिर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया। उसमें भी फिर सेम वही बातें करी गई। उसमें इन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात करी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने की बात करी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की बात करी और साइमल्टेनियसली इन्होंने ये भी बोला कि हम पॉवर्टी
इरेडिकेट पे काम करेंगे, इरेडिकेशन पे काम करेंगे, और जो सोशल और इकोनॉमिक जो सोशल एंड इकोनॉमिक चीज़ें हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे। और इसी तरह से फिर आगे आने वाले प्लान्स भी चलते रहे। फिर थर्ड प्लान आया, फोर्थ, फिफ्थ, सब में फिर सेम वही बातें करेगी कि पॉवर्टी इरेडिकेशन पे काम करेंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे। सारे प्लान्स में सेम वही बातें रिपीट करते गए। फिर जो 6 5 ईयर प्लान आया था 1980 से लेकर 85 तक, तो उसमें भी फिर वही चीज़ें इसमें भी रिपीट करी गई थी। उसमें भी वही इन्होंने बात करी कि जो इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। जो इंडिया है उसमें हम हाई एंड सस्टेन्ड रेट ऑफ ग्रोथ लेकर आएंगे, प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट करेंगे, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज करेंगे। पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करी थी इन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात करी थी, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने की भी इसमें इन्होंने बात करी थी। तो इसी तरह से फिर जो ये 5th 6th प्लान थे ये सारे आगे सेम ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते रहे। बट 1991-92 में जो रिफॉर्म्स आए थे उससे फिर थोड़ा सा इनका जो ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का उस पर बातें होने लगी थी। जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, वो इस पे बातें करने लगे कि जो प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव है इसको लेकर फिर उन्होंने, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमें जो वेज पे हम डिपेंडेंस है ना, अभी तक जो लोग हैं वो वेजेस पे डिपेंडेंस है, तो उससे शिफ्ट होकर हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने की जरूरत है सबसे पहले। सेकेंडली इन्होंने बोला कि जो आप रिफॉर्म्स ला रहे हो इसमें जो हमारी एक स्टेट है ना, स्टेट तो इससे फिर पीछे हट रही है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर खुद को पीछे खींच रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे प्रो प्राइवेट हो जाएगा, सेक्टर वाइज जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फिर करनी पॉसिबल नहीं रहेगी। जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे फिर फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो इस रिस्पेक्ट में फिर जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला कि जो हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स है कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लर होते नजर आ रहे हैं। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स फिर आगे फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर इन्होंने साथ में ये भी बोला कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करोगे इकोनॉमी में तो इससे कहीं ना कहीं न्यू इंपीरियलिज्म आएगा। न्यू इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट क्लास आएगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने लिए काम करता है, वो लोगों के लिए कुछ नहीं करता, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, लोगों के वेलफेयर के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाले जो सारे डाउट्स थे, एक्सपर्ट्स थे, इनको क्लियर करने के लिए फिर आगे वाले जो प्लान्स थे उनमें फिर कुछ आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कही गई थी, जैसे कि फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें फिर आने वाले प्लान्स में इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी। तो 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए। उसके बाद फिर जो 8th 5 ईयर प्लान आया था 1992 से लेकर 97 के बीच में, जो 8th 5 ईयर प्लान चला था, तो उसमें इन्होंने बोला था कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो है ना हमारे प्लानिंग के उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। प्लानिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेम रहेंगे, जो काम करने का तरीका है पॉलिसी का वो भी सेम रहेगा। और साथ ही साथ जो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी उस पर भी काम होता रहेगा, बट जो प्लानिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उनके अकॉर्डिंग वैसे ही काम होता रहेगा। फिर उसके बाद 9th प्लान आया 1997 से लेकर 2002 तक का, ये लॉन्च हुआ। तो इसमें भी फिर इन्होंने सेम वही बातें करी कि जो प्लानिंग के गोल्स हैं वो सेम रहेंगे, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारे प्लानिंग के गोल्स बताए हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे। तो जो 9th प्लान था उसमें इन्होंने वो फिर री इन्वेंशन करने की कोशिश करी। एट द सेम टाइम फिर इन्होंने बोला कि जो प्लान के गोल्स हैं या टारगेट्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 8th 5 ईयर प्लान एक्सपीरियंसेस, कि जो हमारे 9th 5 ईयर प्लान के जो टारगेट्स हैं वो हम 8th 5 ईयर प्लान के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आगे हम फिक्स करेंगे। जो हमने 8th 5 ईयर प्लान में एक्सपीरियंस करा है उसी के बेसिस पे हम 9th 5 ईयर प्लान के गोल सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। जो 8th 5 ईयर प्लान में हमें प्रॉब्लम्स आई है उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हुए 9th 5 ईयर प्लान के बारे में फिर आगे बातें करेंगे। तो फाइनली इन सब चीज़ों पे इन्होंने बहुत ब्रॉड कंसेंसस करा, तो प्लानिंग के प्रोसेस को उस पर उन्होंने देखा, उस पर बातें करी। तो उसके चलते हुए फिर इन्होंने बोला कि जो इंडिया में प्लानिंग है उसके 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, राइट।
इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सस्टेन्ड इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी में लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जो कि उस टाइम पे इंडिया में प्लानिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव था, और आज की डेट में भी ये वाला ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी की, उसको इंक्रीज करना और सस्टेनेबल तरीके से इंक्रीज करना, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? सेकेंड ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी अलिविएशन। पॉवर्टी अलिविएशन मतलब कि गरीबी को खत्म करना। ये उस टाइम का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू था। उस टाइम पे जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, वो भी पॉवर्टी अलिविएशन पे उस पर बात कर रही थी, और इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस भी लिए थे। आगे जो प्लान्ड इकोनॉमी होएगी उसमें ये पॉवर्टी अलिविएशन के लिए क्या करेंगे, इस पे फिर उस टाइम पे डिस्कशन हुई थी। और उसके बाद फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस भी पॉवर्टी अलिविएशन पे बातें चल रही थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉवर्टी अलिविएशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे, और आज की डेट में भी इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है और इस पे काम कर रही है। इवन के अगर हम बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट ने 2006 में एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू करा था, जो कि बाद में फिर पार्लियामेंट में इसका एक्ट पास हो गया था, और फिर ये बन गया था नेशनल रूरल, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया था, जिसको बोलते हैं एमजी नरेगा आज की डेट में। फिर आता है थर्ड ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है? मेन है जो पॉवर्टी अलिविएशन अगर आपने करनी है, गरीबी हटानी है, तो उसके लिए चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये पॉवर्टी अलिविएशन का ही एक पार्ट आ जाता है। तो उस टाइम पे जो इंडिया में प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था, कहीं ना कहीं वो था पॉवर्टी अलिविएशन और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए जो गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी अलिविएशन के साथ मिलता जुलता है। तो इन दोनों को लेकर फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, बहुत सारी स्कीम्स चलाई, जिसमें इन्होंने गरीबों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी थी। और कुछ इन्होंने बोला था कि जो वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट्स होंगे, कुछ इन्होंने बोला था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बात करी थी। फिर आता है फोर्थ, आता है कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंडिया में शुरू तो से ही चलती आ रही है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल लेवल पे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बहुत टाइम से इंडिया पे चलती आ रही है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग एक टूल है जिससे ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को चेक करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को चेक करते हैं, और उसी अकॉर्डिंग फिर ये इंडिया में प्लानिंग शुरू करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए। और प्लानिंग के जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाला ऑब्जेक्टिव है, इसको फुलफिल करने के लिए फिर ये लेकर आते हैं इनोवेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, सो दैट कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उनको खत्म किया जाए। इससे रिलेटेड फिर इन्होंने फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ प्रोविजंस दिए थे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी कुछ बातें करी गई है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए। इसके अलावा जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, इसके मतलब सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करना है और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करना है। तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है इनको खत्म करने के लिए फिर गवर्नमेंट लेकर आई थी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन, जो कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन होता है या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होता है, वहां पे इन्होंने रिजर्वेशन की बात करी थी। और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी लेकर आई थी। इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने की भी गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी, सो दैट के जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको खत्म किया जा सके इंडिया में। बट ये वाला जो काम है अभी भी इन प्रोसेस में है, अभी भी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको हम खत्म नहीं कर पाए। फिर फिफ्थ ऑब्जेक्ट आता है सेल्फ रिलायंस। अगर हम बात करें 1930s की या 1940s की, तो उस टाइम पे जो हमारे नेशनलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे या नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, तो वो उनका जो मेन एम था वो था हमारी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने का। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हम इंपोर्ट बंद कर देंगे, कि हम जो बाहर वाली जो बाकी की कंट्रीज है या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हम उसको बिल्कुल ही बंद कर देंगे। इवन के जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने भी सेल्फ रिलायंस की बात करी थी, बट उसमें उन्होंने भी क्लियरली बताया था कि सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर देंगे या हम इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म को खत्म कर देंगे। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हम इंपोर्ट भी करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे,
लेकिन हम दूसरी कंट्रीज पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होएंगे कि हमारा उनके बिना गुजारा ही होना बंद हो जाए। बट आज की डेट में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हम बाकी की कंट्रीज पे सेल्फ रिलायंस, हम अभी तक सेल्फ रिलायंस नहीं है, हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर हम चाइना की ही बात करें तो चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आती है जो इंडिया में नहीं बनती, और इवन कि वो इतने कम रेट पे इंडिया में आ रही है चाइना से कि हम उतने कम दामों पे उसको इंडिया में बना ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ रिलायंस वाला इनका जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, ये यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो चुके हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, ऑलरेडी हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है इनका मॉडर्नाइजेशन का। तो मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो उस टाइम पे इनका प्लानिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी है इसको मॉडर्नाइज करना, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इकोनॉमी का उसको मॉडर्नाइज करना, जो फार्मिंग की हमारी टेक्निक्स है, डायरिंग की टेक्निक्स है उनको मॉडर्न मेथड में से करना, जो फार्मिंग का हम काम करते हैं उनको मॉडर्न टेक्निक के थ्रू करना, मॉडर्न तरीकों से करना। सिमिलरली हमने एजुकेशन को भी मॉडर्नाइज करने की उस टाइम पे बात करी थी, प्लानिंग में एजुकेशन को भी मॉडर्न तरीके से, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको भी मॉडर्न करने की उस टाइम पे बातें करी थी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में, प्लानिंग कमीशन क्या है और इसके फिर आगे इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।